Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। मार्क्सवाद के बारे में हमने अपनी पिछली चर्चा में इस बात पे ध्यान दिया था कि किस तरीके से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी प्रमुख कृतियों की रचना की, उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं क्या रहीं, और उससे आगे बढ़ते हुए हमने अलगाव के सिद्धांत के बारे में बात की थी, जिसे आमतौर पर मार्क्स की शुरुआती रचना माना जाता है और जो मार्क्स की मृत्यु के काफ़ी समय बाद प्रकाशित हुई थी। हमने उसका आलोचनात्मक विश्लेषण किया था। आज की चर्चा में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि मोटे तौर पर जिसे मार्क्सवाद के रूप में माना गया उसे हम कैसे देख सकते हैं, उससे संबंधित मुख्य पहलू कौन कौन से हैं, उनमें आलोचनात्मक बिंदु क्या क्या हैं। हम इन सब बातों पे आज की अपनी चर्चा में एक तरह की समझ बनाने की कोशिश करेंगे और जो ये पूरी चर्चा है उसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ज़्यादा गहराई से ध्यान देंगे। सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसके बाद आधार अधिरचना या बेस सुपर स्ट्रक्चर की जो अवधारणा है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को इतिहास की व्याख्या पर मार्क्स ने किस तरीके से लागू किया उसके बारे में हम ध्यान देंगे। पूंजीवाद, शोषण और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की हम बात करेंगे। वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष के बारे में मार्क्सवाद के भीतर किस तरह की समझ रही है इसकी हम बात करेंगे। वर्ग संघर्ष और क्रांति के से संबंधित कुछ पहलुओं की चर्चा करेंगे। सर्वहारा की तानाशाही की बात करेंगे। समाजवाद और साम्यवाद की परिभाषाओं की एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे और फिर हम एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में हमने यह देखा था पिछली चर्चा में कि जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं और उसके बाद जब हम फ्रेडरिक एंगल्स की बात करते हैं तो हम ऐसे दो विद्वानों या दो दार्शनिक चिंतकों की बात कर रहे होते हैं जिनके मोटे विचार, जिनके मूल विचार मुख्य रूप से एक दूसरे से जुड़े रहे, जिन्होंने पूरे जीवन पर्यंत बौद्धिक सहयोगी के रूप में काम किया और जिन्होंने अलग अलग पुस्तकें भी लिखी, पर कुछ पुस्तकें उन्होंने साथ भी लिखी। और इसीलिए जब हम मार्क्सवाद की बात करते हैं और मार्क्सवाद के मूल तत्वों की बात करते हैं तो सीधे तौर पर हम सिर्फ इसे कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ नहीं मान सकते हैं, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं फ्रेडरिक एंगल्स का भी योगदान रहा है। और अगर हम फ्रेडरिक एंगल्स की अलग से लिखी रचनाओं की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो एंगल्स की लिखी हुई रचनाएं हैं, लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि उस पर मार्क्स के विचारों की भी एक गहरी छाप रही है। तो इसी आधार पर या इसी बुनियादी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम मार्क्सवाद से जुड़े कुछ मूल तत्वों पर अपनी समझ बनाने की कोशिश करेंगे। जो एक सबसे प्रमुख बात है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वह एक मुख्य बात इसलिए हो जाती है क्योंकि इसे एक ऐसा आधार माना जाता है जिसके सहायता से यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद एक ऐसे विज्ञान के रूप में है जिसके माध्यम से इतिहास की, वर्तमान की और आने वाले समय की एक समझ बनाई जा सकती है। लेकिन इससे संबंधित जो सबसे बुनियादी और प्रमुख बात है वह यह है कि मार्क्स ने कभी भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म शब्द का प्रयोग खुद नहीं किया। मार्क्स के लेखन में द्वंद्वात्मकता और भौतिकवाद अर्थात आर्थिक कारकों की प्राथमिकता का तत्व जरूर मौजूद है। सबसे पहले प्लेखनोव ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया था। मार्क्स ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके द्वारा विचार जो प्रस्तुत उन्होंने किए हैं वो एक सुसंगठित वैज्ञानिक विचार हैं, लेकिन मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगल्स ने मार्क्सवाद को एक वैज्ञानिक चिंतन का दर्जा दिया और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि मार्क्स का सबसे प्रमुख योगदान यह है कि उन्होंने एक वैज्ञानिक चिंतन पद्धति हमें दी है जिसके माध्यम से हम दुनिया को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, हम दुनिया में होने वाले शोषण को समझ सकते हैं और एक बदलाव या परिवर्तन का रास्ता ढूंढ सकते हैं।
और इसी संदर्भ में एंगल्स ने यह भी कहा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो मार्क्सवाद रूपी विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ यह बात ज़रूर है कि यद्यपि मार्क्स ने द्वंद्वात्मकता या डायलेक्टिक्स का सिद्धांत मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत उन्होंने खुद ये नहीं कहा कि यह एक सिद्धांत है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक शब्द है जिसे मैं अपने सिद्धांत का अभिन्न भाग मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने डायलेक्टिक्स का काफ़ी प्रयोग किया। उन्होंने ये माना कि डायलेक्टिक्स जैसी एक चीज़ है जिसके माध्यम से हम दुनिया को समझ सकते हैं, और इसे उन्होंने हेगेल के विचारों से ग्रहण किया। जहाँ हेगेल ने विचारों के स्तर पर द्वंद्वात्मकता का प्रयोग किया था, वही मार्क्स ने इसका प्रयोग भौतिकवादी स्तर पर किया। हम अपनी पिछली चर्चा में इस बात को देख चुके हैं कि कार्ल मार्क्स खुद एक यंग हेगेलियन थे, यानी कि अपने जीवन के शुरुआती दौर में वो हेगेल के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन बाद के दौर में उन्होंने हेगेल के विचारों की तीखी आलोचना भी प्रस्तुत की। राज्य के संबंधित उनके विचार हों या डायलेक्टिक्स या द्वंद्वात्मकता के संबंध में जो उनके विचार थे, मार्क्स ने उनकी सीमाओं को रेखांकित किया। मिसाल के तौर पर वे यह मानते हैं कि जो डायलेक्टिक्स का विचार हेगेल दे रहे हैं वह अपने आप में सही है, यानी हेगेल यह मानते हैं कि डायलेक्टिक्स का विचार जो है वह वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से काम करता आगे बढ़ता है। वाद एक स्थिति को दिखाता है, उसी स्थिति से इसका अंतर्विरोध या कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है जो कि प्रतिवाद के रूप में होता है, और जब उस कॉन्ट्राडिक्शन का रेजोल्यूशन होता है, जब उसका समाधान होता है, तो वह संवाद के रूप में होता है। लेकिन हेगेल ने इसे विचारों के स्तर पर रखा और कार्ल मार्क्स ने इसे आर्थिक स्तर पर होने वाले बदलावों पर लागू किया, और उन्होंने ये कहा कि जब हम भौतिकवाद शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि जो आर्थिक कारक हैं उस पर ये द्वंद्वात्मकता का नियम काम करता है और उसके माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। हालांकि मार्क्स ने इसे एक सुदृढ़ नियम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया कि हमेशा आर्थिक कारक ही सबसे प्रमुख स्थिति में रहेंगे, और इसी संदर्भ में आधार और अधिरचना के बारे में जो मार्क्स का विचार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने प्रीफेस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि 1859 में लिखी गई थी, उसमें उन्होंने आधार और अधिरचना के रूपक का इस्तेमाल किया है। मार्क्स ने कहा कि आधार में उत्पादन प्रणाली होती है। अब ये आधार और अधिरचना का जो पूरा रूपक है उसे हम कैसे समझ सकते हैं? आधार और अधिरचना के रूपक को समझने के लिए हम एक भवन या एक बिल्डिंग की कल्पना कर सकते हैं। तो जो आधार है वो नींव के रूप में है, और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो भवन का जो या बिल्डिंग का जो पूरा एक बाहरी ढांचा है उस पर बना हुआ है। और इसी रूपक में ही यह बात निश्चित है कि बिना नींव के भवन नहीं हो सकता है, और भवन का अस्तित्व पूरी तरीके से नींव पर या बेस पर निर्भर है। तो ये एक तरीके से बेस की प्राथमिकता को दर्शाता है। मार्क्स ये कहते हैं कि जो बेस होता है वह उत्पादन प्रणाली के रूप में होता है। यह उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन संबंधों से मिलकर आधार का निर्माण होता है, और उत्पादन की जो शक्तियाँ होती हैं वो यानी कि जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की जो शक्तियाँ होती हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर से मिलकर बनती हैं। उत्पादन संबंधों में सामाजिक विन्यास और पारस्परिक वर्ग सम्मिलित होते हैं। तो ये सभी बेस का या आधार का भाग होते हैं, जिसमें कि जो प्रोडक्शन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस या उत्पादन जो संबंध जो होते हैं वो शामिल होते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें उत्पादन की शक्तियाँ होती हैं, और इस उत्पादन की शक्तियों में उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति शामिल होती है। तो अधिरचना जो होती है उसमें या सुपर स्ट्रक्चर में कानून, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, नैतिक आदर्श, सामाजिक प्रथाएं शामिल होती हैं। मार्क्स ये मानते हैं कि कई मौक़ों पर जो अधिरचना में होती है उसकी भी स्वायत्त भूमिका होती है, किंतु आखिरी विश्लेषण में जो आधार है उसी की सर्वप्रमुख भूमिका है। और इसमें अगर हम एक बार फिर से इस बात पर ध्यान दें कि वो यह कहते हैं कि उत्पादन की शक्तियों में उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति शामिल होती है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन है वो मुख्य रूप से उत्पादन के जो साधन होते हैं वहीं से शुरू होती है, और उत्पादन के साधनों में जो शुरुआत होती है वो एक तरीके से कई बार उसमें जो ह्यूमन बीइंग का जो इंटेलेक्ट होता है, जो उसकी बुद्धिमत्ता होती है, उसकी भी भूमिका होती है। तो उस भूमिका से यानी कि अपने आप में पूरी तरीके से स्वायत्त कारक नहीं होता है, और जब वो उत्पादन की शक्तियों में के बदलाव शुरू होता है,
जो शुरू होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से या उत्पादन के साधन से, तो धीरे धीरे करके जो उत्पादन की पूरी प्रणाली है उसमें बदलाव होता है और इसी के आधार पर फिर सुपर स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम उत्पादन की शक्तियों के रूप में सामंतवादी शासन प्रणाली की बात करें, फ्यूडल सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पर जो उत्पादन का साधन था वो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत ही शुरुआती स्तर पे जो खेती के साधन होते हैं, हल इत्यादि, वो था और ज़मीन पर खेती होती थी। और जो श्रम शक्ति थी वह एक तरीके से भूदास के रूप में थी जो कि ज़मीन पर काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उत्पादन के साधनों में बदलाव आया, यानी कि ऐसे मशीन आने लगे, ऐसी टेक्नोलॉजी आने लगी जिससे कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकता था, तो उसके कारण से उत्पादन की शक्तियों की पूरी स्थिति में भी बदलाव आया, श्रम संरचना में भी बदलाव आया और इन सब चीज़ों के कारण आगे चलकर जो उत्पादन की शक्तियाँ या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है और उत्पादन संबंध है, उनमें भी धीरे धीरे करके बदलाव आया। और जहाँ पहले सामंत और कृषि वर्ग उत्पादन जो भूदास वर्ग, सामंत और भूदास वर्ग मुख्य भाग थे उत्पादन संबंधों का सामंती वर्ग दुनिया में, वहीं पूंजीवादी दुनिया में आते आते वो पूंजीपति और कृषि वर्ग में बदल जाते हैं और इसी के आधार पर अधिरचना में भी बदलाव होता है। और हमें हमेशा यह याद रखने की ज़रूरत है कि मार्क्स ये मानते हैं कि कई स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां पर ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, यानी कि राजनीति, कानून, धर्म, संस्कृति, नैतिक मूल्य, ये भी स्वायत्त हो सकते हैं और इनका भी प्रभाव बेस पर या उत्पादन की शक्तियों पर पड़ सकता है। लेकिन आखिरी विश्लेषण में जो उत्पादन की शक्तियां होती हैं वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसी आधार पर जो उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है और उसी आधार पर जब वो इसे लागू करते हैं या जब इसे इतिहास पर लागू किया जाता है तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत उभर कर सामने आता है। और इसमें मुख्य रूप से जो पूरी मानव सभ्यता है उसे वो 5 चरणों में बांटते हैं। सबसे पहले आदिम साम्यावस्था या प्रिमिटिव कम्युनिज्म की स्थिति होती है, जहाँ पर व्यक्ति आपस में एक साम्यावस्था की स्थिति में रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है और वे अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर पाते हैं। फिर दास स्वामित्व वाली व्यवस्था होती है और कुछ लोग जो होते हैं वो उत्पादन के साधनों पर अपना कब्जा कर लेते हैं और दासों को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं और इसके माध्यम से उत्पादन होता है। फिर सामंती व्यवस्था आती है जिसमें ज़्यादा मैच्योर तरीके से बहुत सारे लोगों को भूदास बना दिया जाता है और कुछ जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं जो कि भूमि होती है वो सामंत बन जाते हैं। और उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था आती है जिसका कि मार्क्सवाद के भीतर काफ़ी गहराई से विश्लेषण किया गया और उसके बाद साम्यवाद की अवस्था आती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था आने के बीच में जो पूरा विश्लेषण है उसमें कई चरण सामने आएंगे और मार्क्स से बताएंगे कि यहाँ कैसे शोषण होता है। उन्होंने पूंजीवाद के विश्लेषण पर काफ़ी ध्यान दिया और उन्होंने बताया कि शोषण के परिणाम स्वरूप कैसे समाज मुख्य रूप से 2 वर्गों में बंट जाएगा, फिर किस तरीके से एक वर्ग चेतना का उदय होगा, फिर क्रांति होगी और उसके बाद सर्वहारा की तानाशाही समाजवाद से गुजरते हुए साम्यवाद की स्थापना होगी। तो ये जो मार्क्स जो हैं उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था और इसमें होने वाले शोषण और वर्ग चेतना की उत्पत्ति जैसे मसलों पर काफ़ी गहराई से विश्लेषण किया और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि असल में जो पूरा शोषण है वो किस तरीके से होता है। और उन्होंने यह कहा कि पूंजीवाद और दूसरी गैर पूंजीवादी प्रणालियों में इस अर्थ में एक तरीके का अंतर होता है कि पूंजीवाद में ताकत के जोर से सीधे दखल दिए बिना ही शोषण किया जा सकता है, जहाँ सामंतवाद में भूदास सामने होता था और सामंत उससे एक तरीके से ज़बरदस्ती काम करा सकता था, वहीं पूंजीवाद में यह स्थिति नहीं होती है। पहले की उत्पादन प्रणालियों में शोषण जो था वो पूरी तरीके से पारदर्शी था। मार्क्सवाद के भीतर यह माना जाता है कि पूंजीवाद उदारवादी मूल्यों पर आधारित होता है, उदारवादी मूल्यों के साथ काम करता है, पर यह एक दिखावे की तरह होता है और यहाँ पर जो शोषण होता है वो आर्थिक संसाधनों के आधार पर होता है और जो उदारवादी मूल्य होते हैं असल में वो इस शोषण को ढकने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप सब लोगों को क्लासिकल उदारवाद के तर्कों के बारे में पता होगा।
क्लासिकल उदारवाद में मनुष्यों को एक ऑटोनोमस और तार्किक व्यक्ति के रूप में, स्वायत्त और तार्किक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मनुष्य ऐसे तार्किक व्यक्ति होते हैं जो अपने सही गलत का फैसला कर सकते हैं। और अगर हम पूंजीवाद के संदर्भ में बात करें तो यह लोगों को मुक्त आर्थिक गतिविधि संचालित करने का फैसला करता है। यह लोगों को अपने श्रम का मालिक मानता है, लेकिन इसी के कारण से पूंजीवादी व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर भी पाती है। मिसाल के तौर पर मध्य युग में या सामंती युग में स्थिति यह थी कि जो मजदूर होता था या जो भूदास होता था उससे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, लेकिन उदारवाद के भीतर व्यक्ति को एक तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो चाहे तो श्रम करे, चाहे तो श्रम ना करे। मिसाल के तौर पर अगर एक पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर मैं काम के लिए किसी कंपनी के पास जाता हूँ और कंपनी मुझसे कहती है कि आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे, और मैं कहता हूँ कि या मेरी अपेक्षा है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 30,000 रुपये मिलने चाहिए, तो मैं मना कर सकता हूँ। तो एक तरह की आज़ादी मेरे पास उदारवाद के द्वारा दी जाती है। लेकिन मार्क्सवाद के भीतर इस बात पर जोर दिया जाता है कि असल में यह जो आज़ादी होती है वह सिर्फ दिखावा होती है, और हम सब जानते हैं कि वह एक दिखावे के रूप में ही होती है, क्योंकि यह कहना एक बात है कि सभी मनुष्य बराबर हैं और व्यवहार में यह होना एक दूसरी बात है। क्योंकि मिसाल के तौर पर हम अपने समाज के उदाहरण से ही देख सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि लोगों के पास प्रचुर रूप से काम का मौका होता है। अक्सर होता यह है कि लोग अपने श्रम को बेचने के लिए और निम्न स्तर के वेतन को स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। तो ये एक ऐसा होड़ होता है जिसमें व्यक्ति सम्मिलित होता है। लेकिन ये एक पहलू है पूंजीवादी शोषण का। जो पूंजीवादी शोषण का जो मुख्य पहलू है वह यह है कि जो शोषण होता है वह सरप्लस वैल्यू के एक्सट्रैक्शन या उसको छीनने के रूप में होता है। तो इस अर्थ में मार्क्सवाद में पूंजीवाद के भीतर होने वाले शोषण को समझने के लिए अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत या सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। इसमें मोटे तौर पर मार्क्स ने यह कहा कि जब भी किसी तरह के उत्पादन की बात होती है तो वह उत्पादन मुख्य रूप से पूंजीवादी व्यवस्था में 4 कारकों की मदद से हो सकती है: भूमि, पूंजी, तकनीक और श्रम। मार्क्स का यह कहना है कि अगर हमारे पास भूमि हो, पूंजी हो, तकनीक हो, लेकिन अगर मानव श्रम ना हो तो हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इस लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उत्पादन के लगने वाला या उत्पादन के लिए, वह श्रम होता है। अगर हमने एक ऐसी फैक्ट्री बना ली है जिसमें नवीनतम तकनीक है, जिसमें कि हमारे पास अच्छी खासी ज़मीन है, हमने पूंजी भी खूब लगाई है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर काम नहीं करने के लिए है तो वह तकनीक, वह पूंजी, वह स्थान किसी तरह का उत्पादन नहीं कर सकता है। इसीलिए मार्क्स यह कहते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगने वाले मूल खर्च से ज़्यादा जो भी अर्जित होता है उस पर श्रमिक का अधिकार होता है और श्रमिक को ही उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जो पूंजीपति होता है वह उस पर कब्जा जमा लेता है। तो यह जो मूल खर्च से ज़्यादा जो भी उत्पादन होता है वह मार्क्स उसे सरप्लस वैल्यू की संज्ञा देते हैं, और मार्क्स ये कहते हैं कि जो श्रमिकों का या मजदूरों का हक है उस पर पूंजीपति अपना कब्जा जमा लेता है। और मार्क्सवादी समझ के अनुसार श्रमिक द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पादन और पूंजीपति द्वारा दिए जाने वाले उसे वेतन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो पूंजीपति होता है वह मजदूरों को कम से कम वेतन देना चाहता है क्योंकि उसे मुनाफे की तलाश होती है। पूंजीवाद मार्क्सवाद के हिसाब से मुख्य रूप से मुनाफा कमाने की एक पद्धति है, और मुनाफा 2 ही तरीके से कमाया जा सकता है, एक मजदूरों के वेतन में कटौती करके और दूसरा उत्पादित वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर, और अगर संभव हो तो ज़्यादा मूल्य पर बेचकर। तो इन दोनों स्थितियों में जो हर पूंजीपति जो होता है वह मजदूरों को उसके काम की तुलना में जितना वह अपना श्रम लगाता है और उस श्रम की जितनी वास्तविक कीमत होती है उससे कम वेतन देता है, और जो लाभ होता है जिस पर असल में मजदूरों या श्रमिकों का हक होना चाहिए वो उस पर कब्जा जमा लेता है। और इस तरह से मार्क्सवाद के भीतर शोषण का यह चक्र चलते रहता है। यहाँ पर मार्क्स द्वारा पूंजीवादी राज्य के विश्लेषण के पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्क्स ने जब पूंजीवादी राज्य का विश्लेषण किया तो एक स्तर पर वो हेगेल के विचारों की आलोचना भी करते हैं।
जैसा कि हमने हीगेल से संबंधित अपनी चर्चा में देखा है कि हीगेल यह मानते हैं कि जो पूरी यात्रा होती है विचारों की, एब्सोल्यूट माइंड की, वह या असीम दिमाग की, वह असल में या असीम विचार की, वह राज्य में अपनी पूर्णता प्राप्त करती है। और वो यह मानते हैं कि यह परिवार, नागरिक समाज और उसके बाद राज्य के स्तर तक पहुंचता है। और वो यह कहते हैं, हीगेल यह कहते हैं कि परिवार जो होता है वह विशिष्ट परार्थवाद का क्षेत्र होता है, जहां लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे से स्नेह रखते हैं। जो नागरिक समाज होता है वह सार्वभौमिक अहमवाद का क्षेत्र होता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ हर कोई अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करता है, अपने हितों को ज़्यादा से ज़्यादा पाने का प्रयास करता है। और इसके बाद जो राज्य होता है वह सार्वभौमिक परार्थवाद का एक क्षेत्र होता है, यानी कि राज्य हर किसी की चिंता बराबर रूप में करता है, हर किसी के ध्यान रखने की बात करता है। मार्क्स नागरिक समाज के बारे में हीगेल के वर्णन को स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति इगोइस्ट होते हैं और अगर वो अलग अलग समूहों में भी होते हैं तो अपने हितों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे राज्य के बारे में हीगेल के वर्णन को स्वीकार नहीं करते हैं। मार्क्स का यह कहना है कि असल में नागरिक समाज के भीतर जो वर्ग अपने हितों को और व्यक्ति वर्ग से जुड़कर अपने अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो ये जो अलग अलग तरीके के वर्ग होते हैं, इन्हीं वर्गों में से जो ज़्यादा मजबूत वर्ग होता है वह राज्य को अपने तरीके से काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो राज्य ऐसा नहीं होता है कि हर समस्या के समाधान के रूप में सामने आता है, बल्कि यह प्रभुत्वशाली या मजबूत वर्ग के इशारों पर काम करने वाली संस्था के रूप में सामने आता है। और इसी संदर्भ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स यह कहते हैं कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग के मामलों का प्रबंधन करने वाली समिति है। यानी कि पूंजीवादी राज्य जो होता है वह असल में पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण करने वाली एक संस्था के रूप में होता है, और वह हमेशा ही पूंजीपतियों के हितों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करता है। मार्क्सवाद के भीतर राज्य के बारे में हालांकि एक दूसरा विचार भी है। इसके बारे में मार्क्स ने सिविल वॉर इन फ्रांस में तथा एंगल्स ने ऑरिजिन ऑफ फैमिली में लिखा है। इन दोनों ने मोटे तौर पर यह तर्क दिया है कि कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि राज्य के भीतर विभिन्न वर्गों की शक्ति तकरीबन बराबर हो। ऐसे में राज्य सत्ता इनके बीच मध्यस्थ की भूमिका में आ जाती है और कुछ समय तक इनसे स्वायत्त हो जाती है। यानी कि साफ तौर पर कोई एक वर्ग इतनी मजबूत स्थिति में ना हो कि वो राज्य को अपने मामलों का प्रबंधन करने वाली समिति बना पाए या राज्य को पूरी तरीके से अपने हित में इस्तेमाल कर पाए। इसके स्थान पर यह हो सकता है कि जो राज्य है वह अलग अलग बराबर शक्ति वाले वर्गों के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए, और इस मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए राज्य को काफ़ी हद तक एक स्वायत्तता या ऑटोनॉमी हासिल हो सकती है। मार्क्सवाद के भीतर मौजूद इस विचार के आधार पर ही बाद में बहुत से सिद्धांतकारों ने राज्य की स्वायत्तता के बारे में सैद्धांतिकरण करने का प्रयास किया। भारतीय राज्य के विश्लेषण के संदर्भ में भी राज्य की स्वायत्तता या ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट की जो ये पूरी अवधारणा है उसका प्रयोग करने की कोशिश की गई, और यह बताया गया कि कुछ मौक़ों पर राज्य स्वायत्त होकर काम करता है, विभिन्न वर्गों के हितों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि मार्क्सवाद के भीतर यह दो तरह का विश्लेषण राज्य के बारे में मौजूद है। लेकिन जब मार्क्स पूंजीवाद के अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं तो वे इस बात पर जोर देते हैं कि पूंजीवाद में लगातार जो शोषण होता है उसके कारण से धीरे करके जो पूंजीवादी देश होता है उसमें सिर्फ मुख्य रूप से दो ही वर्ग बचे रह जाते हैं। एक श्रमिक वर्ग जो सर्वहारा के रूप में होता है, प्रोलेटेरिएट के रूप में होता है, जो अपने सारे संसाधनों को खो देता है और सिर्फ किसी भी तरीके से अपनी जीविका को हासिल करने की कोशिश करता है। और दूसरा जो वर्ग होता है वह पूंजीपतियों का वर्ग होता है, बुर्जुआ क्लास होता है, और इस पूंजीपतियों का जो ये वर्ग होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन एक स्थिति में जब मज़दूरों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है तो वे जो होते हैं, मज़दूर जो होते हैं, वो एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें कि उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि वो अपने आप में एक वर्ग हैं, और दूसरे स्तर पर
वे अपनी नज़र में वर्ग बनते हैं। पहले में क्लास इन इट सेल्फ होते हैं और दूसरे में क्लास फॉर इट सेल्फ बनते हैं। क्लास इन इट सेल्फ या अपने आप में वर्ग का मतलब यह है कि उनको बाहर से देखकर यह कहा जा सकता है कि असल में ये सभी एक वर्ग के सदस्य हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मज़दूरों के किसी कॉलोनी में जाएं तो उनके रहन सहन के स्तर के आधार पर, उनकी शिक्षा के आधार पर, उनकी जीविका के साधनों की उपलब्धता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये सभी लोग मोटे तौर पर एक वर्ग से संबंधित हैं। लेकिन जब वो क्लास फॉर इटसेल्फ की स्थिति में आएंगे तब वो स्थिति होगी जहाँ पर उनके मन में या उनकी राजनीतिक चेतना में यह बात पूरी तरीके से समा जाएगी कि असल में उनके राजनीतिक हित एक जैसे हैं, असल में उनकी बुरी स्थिति के लिए कुछ खास तरह के कारण जिम्मेदार हैं। असल में अगर वो अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें मिलजुल कर सामूहिक कार्रवाई करनी होगी। तो वो उनके भीतर यह समझ आ जाती है कि उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में वो क्लास फॉर इटसेल्फ या अपने नज़र में वर्ग बन जाते हैं। इसके अलावा जो एक पूरी महत्वपूर्ण बात है इस स्तर पर, वह पार्टी से संबंधित विश्लेषण से भी जुड़ी हुई है। हमें यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि पार्टी या दल के बारे में मार्क्स और एंगल्स के विचार भी प्रमुख हैं और इन दोनों ने राजनीतिक दलों के बारे में कोई सुव्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत तो नहीं किया और उन्होंने यह नहीं कहा कि पार्टी जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्रांति में या उसके भीतर कोई ऐसा समूह होगा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बल्कि उन्होंने बहुत सारे संगठनों की बात की और उसी संदर्भ में उन्होंने दल की भी बात की। हालांकि श्रमिक वर्ग की सैद्धांतिक चेतना और स्वतः स्फूर्त आत्म गतिविधि में पार्टी की उनकी संकल्पना के अस्थायी तत्व का काम करती है और एक दूसरे के अनुपूरक की भूमिका निभाती है। तो वो एक ऐसी पार्टी की कल्पना करते हैं जो कि श्रमिक वर्ग को शायद एक साथ बांधने का काम करे और लेकिन उनका यह मानना है कि जो चेतना है वो स्वतः स्फूर्त तरीके से आएगी, स्पॉन्टेनियस तरीके से आएगी। धीरे धीरे मजदूर इस बात को का एहसास करेंगे कि असल में कुछ खास तरह की व्यवस्था में कुछ खास तरह की शक्तियों के द्वारा उनका शोषण हो रहा है और इस व्यवस्था से निकलने के लिए उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन पार्टी जो है वो एक अलग ऐसे संगठन के रूप में सामने नहीं आता है जो विशेष रूप से मजदूरों को प्रशिक्षित करने का काम करेगा। और हम जानते हैं कि बाद में लेनिन ने पार्टी की एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने यह कहा कि जो एक वैनगार्ड पार्टी होनी चाहिए और इस वैनगार्ड पार्टी के भीतर जो अगुआ दस्ता या वैनगार्ड ग्रुप होगा वह खुद पहले तो क्रांतिकारी रूप से प्रशिक्षित होगा, उसे विविध मामलों की, जटिल मामलों की काफ़ी समझ होगी और फिर वह इसके आधार पर मजदूरों को भी प्रशिक्षित करेगा, उनके भीतर राजनीतिक चेतना भरेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स पार्टी की इस तरह की भूमिका को रेखांकित नहीं करते हैं। वो यह मानते हैं कि एक पार्टी का अस्तित्व होगा, लेकिन उनका यह मानना है कि मजदूरों के भीतर जो चेतना है वह स्वतः स्फूर्त तरीके से आएगी और धीरे धीरे वह चेतना उन्हें क्रांति की ओर लेके आगे जाएगी। मार्क्स ये मानते हैं कि जब सर्वहारा के पास एक स्तर तक राजनीतिक चेतना आ जाती है तो वर्ग संघर्ष बढ़ता है और सर्वहारा क्रांति की ओर आगे बढ़ता है और इस क्रांति में सर्वहारा वर्ग के पास अपने बेड़ियों के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। मार्क्स और एंगल्स क्रांति में हिंसा के प्रयोग के संबंध में कोई शुद्धतावादी नज़रिया नहीं अपनाते, अर्थात वे यह नहीं कहते हैं कि ऐसी क्रांति में हिंसा का प्रयोग नहीं होगा और यह हमेशा से ही हिंदुस्तान के संदर्भ में भी और कई अन्य संदर्भों में मार्क्सवाद की आलोचना का भी कारण रहा है। कई लोग यह मानते हैं कि मार्क्सवाद के भीतर क्रांति का जो विचार है वह हिंसा को बढ़ावा देता है और इसके कारण से यह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जिससे अव्यवस्था आ सकती है। लेकिन यहाँ जो मुख्य बात है वह यह है कि मार्क्स और एंगल्स क्रांति में हिंसा को लेकर यह नहीं कहते हैं कि हिंसा होगी ही नहीं या हमें सिर्फ अहिंसा का पालन करना है। वे यह कहते हैं कि हिंसा जो है वह हो सकती है लेकिन वह क्रांति का मुख्य तत्व नहीं है। क्रांति में हिंसा का वही हिस्सा, वही भूमिका होती है जो कि एक बच्चे के जन्म में मिडवाइफ या दाई की भूमिका होती है, यानी कि वह एक सहायक भूमिका के रूप में मौजूद रहेगा और उसी के माध्यम से जो सर्वहारा वर्ग है वह
पूंजीपति वर्ग के शासन को उखाड़ फेंकेगा। तो हमें यह बात समझ कर रखनी है कि ऐसा नहीं है कि मार्क्स और एंगल्स क्रांति को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व, क्रांति में हिंसा को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वे यह भी नहीं मानते हैं कि इस तरह की क्रांति हमेशा अहिंसक साधनों के माध्यम से होगी या इसे हमेशा अहिंसक ही होना चाहिए। तो वो हिंसा के एक स्तर की भूमिका को स्वीकार करते हैं। मार्क्स और एंगल्स ने इसके बाद कहा कि जब क्रांति हो जाएगी तो सर्वहारा की तानाशाही की स्थिति आएगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। मार्क्स और एंगल्स ये मानते हैं कि क्रांति के बाद जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की स्थिति होगी उसमें श्रमिक वर्ग के लोगों का शासन हो जाएगा और वे धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। और इसके साथ ही उनके विचारों का जो मुख्य तत्व है वह यह है कि जब एक बार क्रांति हो जाएगी तो पूंजीपति वर्ग को शासन से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूंजीवाद के समर्थक सभी लोग पूरी तरीके से समाज से गायब हो जाएं, और हमेशा ही इस बात का खतरा रहेगा कि ये लोग फिर से पूंजीवाद की स्थापना का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की स्थिति है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थिति में राज्य का अस्तित्व होगा और जो राज्य होगा वह श्रमिक वर्ग के कब्जे में होगा और श्रमिक वर्ग इसका उपयोग अपनी स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए करेगा। और श्रमिक वर्ग यह चाहेगा या इस बात का प्रयास करेगा कि ऐसे विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर पूंजीवादी समर्थकों का वर्चस्व है उनके वर्चस्व को ख़त्म किया जाए और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए जिससे लोगों के भीतर सर्वहारा की भावना बढ़े। ऐसी नीतियां आरंभ की जाएं जिससे श्रमिकों की स्थिति मजबूत हो, पूंजीवादी तत्व कमज़ोर हों। और यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी हमारे पास एक साफ समझ होनी चाहिए वह यह है कि इसी अर्थ में मार्क्सवाद अराजकतावाद से अलग हो जाता है। मार्क्स को अपनी जीवन काल में भी अराजकतावादियों से काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और अराजकतावादियों से उनका काफ़ी वाद विवाद भी रहा। बाकुनिन से उनका लंबे समय तक वाद विवाद चला और ये जो मुख्य तर्क अराजकतावादियों का होता है वह यह होता है कि राज्य अपने आप में एक अनैतिक संस्था है, यह लोगों पर गलत तरीके से शासन करने का काम करती है, इसलिए राज्य को समाप्त किए जाने की ज़रूरत है। मार्क्स भी ये कहते हैं कि राज्य और निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन अराजकतावादी इसे जल्द से जल्द करना चाहते हैं, यानी कि पहला मौका आए और राज्य को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन मार्क्स का यह कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया एक खास तरीके से ही आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि राज्य को तुरंत खत्म कर दिया जाए। इसीलिए अगर हम मार्क्स के विचारों को देखेंगे तो वो राज्य की एक भूमिका को स्वीकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि क्रांति के बाद की स्थिति में तुरंत राज्य खत्म नहीं होगा, बल्कि राज्य की एक भूमिका रहेगी। यह भूमिका पूंजीवादी प्रतिक्रियावादी ताकतों के दमन, ऐसी नीतियों को अपनाने जिससे समाजवाद की ओर बढ़ने में सहायता मिले और लोगों के भीतर समाजवादी चेतना को ज़्यादा मजबूती से भरने जैसे कामों के रूप में सामने आएगी। तो मार्क्स इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य तुरंत समाप्त नहीं होगा, बल्कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजरते हुए साम्यवाद की स्थिति में जाकर समाप्त होगा। अराजकतावादी यह कहते थे कि राज्य को तुरंत समाप्त करने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से जो मार्क्स का पूरा विचार है वह काफ़ी हद तक अराजकतावादियों से अलग है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर इंगित करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो सर्वहारा की तानाशाही का जो एक तत्व है वह भी मार्क्सवाद की आलोचना का एक प्रमुख आधार बना। इसके दो कारण हैं। एक तो इसमें जो डिक्टेटरशिप शब्द का इस्तेमाल किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वहारा वर्ग का जो शासन होगा उसमें लोगों की आज़ादी का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा और एक तरीके से लोगों से यह कहा जाएगा कि वे खास तरीके से बर्ताव करें और उन्हें ऐसा बर्ताव करना होगा। मार्क्स खुद भी बिंदुवार तरीके से यह साफ नहीं करते हैं कि सर्वहारा की तानाशाही में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। वह यह जरूर बताते हैं कि इस तरह की व्यवस्था की कैसी विशेषताएं मोटे तौर पर होंगी। लेनिन के नेतृत्व में जब बोल्शेविक क्रांति होती है तो उसके बाद सोवियत यूनियन में जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के नेतृत्व और वहाँ की सरकार ने बर्ताव किया उससे भी सर्वहारा की तानाशाही एक विवादास्पद शब्द बन गई, क्योंकि
लेनिन के समय से ही लोगों के बोलने की आज़ादी पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लोगों की जो एक अपनी स्वायत्त स्थिति हो सकती है उस पर पाबंदी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और स्टालिन के समय आते आते तक यह एक बहुत ही गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है, जहां स्टालिन का विरोध करने वाले, स्टालिन की नीतियों का विरोध करने वाले लोगों को एक तरीके से गंभीर सजा दी जाती थी, कई बार लोगों को मार दिया जाता था। तो इन सभी स्थितियों में को जस्टिफाई करने के लिए कई बार यह तर्क दिया गया कि जो सर्वहारा की तानाशाही है उसमें जो लोग क्रांति का विरोध कर रहे हैं वो लोग असल में जो सामान्य श्रमिक वर्ग का हित है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी नेतृत्व के लिए यह आसान था कि वह यह कहे कि जो भी व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है असल में वह क्रांति का विरोध कर रहा है, वह संशोधनवादी है या पूंजीपतियों का एजेंट है। तो इस लिहाज से एक सर्वाधिकारवादी शासन, एक तानाशाही शासन की ओर मार्क्सवाद के आधार पर क्रांति करने वाले राज्य बढ़े और इसके कारण से सर्वहारा की तानाशाही एक आलोचनात्मक पहलू मार्क्सवाद के भीतर बन जाती है। बहरहाल अगर हम मार्क्सवाद से संबंधित अपनी चर्चा पर फिर से वापस आएं तो मार्क्सवाद के भीतर यह माना जाता है कि सर्वहारा की तानाशाही के बाद एक लंबे समय तक राज्य की नीतियों के माध्यम से लोगों के भीतर समाजवादी चेतना लाकर जो काम किए जाएंगे उसका नतीजा समाजवाद की स्थापना के रूप में सामने आएगा। समाजवाद और सर्वहारा की तानाशाही के बीच में कितने वर्षों की दूरी होगी यह मार्क्सवाद में साफ नहीं किया गया है, लेकिन जब समाजवाद आएगा तो उसमें कुछ बुनियादी विशेषताएं होंगी। जो सबसे पहली विशेषता होगी वह यह होगी कि राज्य का अस्तित्व कायम रहेगा। दूसरी विशेषता यह होगी कि जो राज्य है उसमें निजी संपत्ति का अस्तित्व भी रहेगा। और जो तीसरी और प्रमुख विशेषता रहेगी वह यह रहेगी कि इसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और राज्य उसे उसकी क्षमता के अनुसार वेतन देगा। अब इसका मतलब यह भी है कि समाजवाद में हर किसी को रोजगार का अधिकार होगा। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि हर किसी को रोजगार मिले, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि हर किसी को पर्याप्त स्तर की शिक्षा मिले, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधाएं हों। तो ये सारी स्थिति आने के बाद और एक स्तर की संपन्नता आने के बाद समाजवाद की स्थिति आएगी और निश्चित रूप से इस समय तक वो सारे तत्व, वो सारे कारक समाप्त हो चुके होंगे जिनसे कि प्रतिक्रांति या काउंटर रिवॉल्यूशन का खतरा था, जिनसे यह खतरा था कि वे फिर से पूंजीवाद को स्थापित कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मार्क्सवाद के भीतर समाजवाद की बात की जाती है और फिर मार्क्स से कहते हैं कि धीरे धीरे करके एक ऐसी स्थिति आएगी जब साम्यवाद की स्थापना होगी। साम्यवाद के बारे में मार्क्स ने बहुत विस्तार से नहीं लिखा है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने समाजवाद या सर्वहारा की तानाशाही को बहुत साफ तौर पर सामने रखने का प्रयास नहीं किया, पर साम्यवाद की वो कुछ विशेषताओं को सामने लाते हैं। जो सबसे बुनियादी विशेषता है वह यह है कि धीरे धीरे करके राज्य समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी वो राज्य को एकदम से समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें राज्य की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, राज्य की कोई अलग से आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में राज्य विलुप्त हो जाएगा और यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन या संसाधन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर समाजवाद से एक फ़र्क है। समाजवाद में क्या कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और उसे उसके काम के अनुसार वेतन दिया जाएगा। साम्यवाद में वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा पर उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा। तो ये दो एक बुनियादी फ़र्क है समाजवाद और साम्यवाद में। और जो पहला फ़र्क है वो ये कि समाजवाद में राज्य का अस्तित्व होता है पर यहाँ राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तीसरे स्तर पर समाजवाद में हमने देखा था कि निजी संपत्ति का अस्तित्व बना रहता है पर यहाँ पर निजी संपत्ति समाप्त हो जाती है। अब निजी संपत्ति समाप्त होने का अर्थ यह है कि लोगों के पास अपनी कुछ बुनियादी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसे वो संपत्ति का दर्जा दे सकें। मिसाल के तौर पर उनके पास अपने पहनने के कपड़े हो सकते हैं, उनकी कुछ ऐसी बहुत निजी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं जिसे वो कहें कि ये मेरा सामान है। इसके अतिरिक्त सारी की सारी जो संपत्ति होगी उसका प्रबंधन साहचर्यों या एसोसिएशंस के माध्यम से किया जाएगा
और यह जो एसोसिएशंस होंगे वो अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोगों के समूह के रूप में चीज़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। मार्क्स से कहते हैं कि साम्यवाद की स्थिति पर आ जाने पर कोई भी फोर्स्ड रिलेशनशिप नहीं होगा। एंगल्स ने भी अपने लेखन में जब वो ओरिजिन ऑफ द फैमिली में बात करते हैं तो इस तथ्य पर जोर देते हैं कि जो फोर्स्ड रिलेशन का मतलब है कि जो पुरुष या स्त्री आपस में संबंध बनाएंगे तो उस संबंध में किसी तरह की सामाजिक बाध्यता नहीं होगी, बल्कि यह सिर्फ उनकी अपनी चेतना, उनकी अपनी इच्छा से बना हुआ संबंध होगा और इसमें उस तरह की बाध्यता नहीं होगी जो कि कई बार विवाह की संस्था में होती है। हम आगे यह देखेंगे कि एंगल्स ने विवाह की संस्था की कैसे आलोचना की है। और इसके अलावा मार्क्स इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों के भीतर यह मजबूरी नहीं होगी कि वो अपनी जीविका के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे काम कर रहे हैं, बल्कि वो चाहें तो एक स्तर तक काम करके बाकी समय में वो काम कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। वो प्रकृति की वादियों में घूम सकते हैं, वो ऐसे काम कर सकते हैं जो उन्हें पसंद है, जो उनके दिल में बहुत समय से करने के लिए बसी हुई है कि अगर कभी समय मिलेगा तो वो इस तरह के काम करेंगे, चाहे कविता पढ़ने का काम हो, चाहे मछली पकड़ने का काम हो, चाहे प्रकृति के वादियों में घूमने का काम हो। मोटे तौर पर लोगों के पास अपनी जीविका के लिए दिन रात कोल्हू की बैल की तरह काम करने की मजबूरी नहीं रहेगी। तो मार्क्सवाद के भीतर ये जो एक पूरा वर्णन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, उसमें हमें एंगल्स के योगदान को भी मुख्य रूप से समझने की ज़रूरत है। मोटे तौर पर एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के साथ लिखा, जिसमें उन्होंने क्रांति के पूरे स्वरूप और पूंजीवादी समाज के काम करने के तरीके की ऐतिहासिक आधार पर विवेचना करते हुए यह बात कही कि किस तरीके से साम्यवाद की स्थापना होगी। उसके बाद के दौर में हम यह जानते हैं कि जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है तो उनकी कई पुस्तकों को प्रकाशित करने का काम एंगल्स ने किया और कैपिटल का दूसरा भाग और तीसरा भाग एंगल्स के द्वारा प्रकाशित किया गया। एंगल्स इसके अलावा पूरे जीवन भर मार्क्स के सहयात्री के रूप में रहे, लेकिन एंगल्स ने कुछ ऐसे लेखन भी किए जो मुख्य रूप से उनके नाम से प्रकाशित हुए, जिसमें जो सबसे प्रमुख रचना है ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इस रचना में एंगल्स ने प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली के ओरिजिन को बताया है और इसमें वो यह बताते हैं कि असल में जो परिवार का जन्म हुआ वह पुरुषों के द्वारा अपनी संपत्ति को अपने वैध संतान को देने की इच्छा से हुआ। मतलब कि शुरुआती दौर में जब धीरे धीरे परिवार संपत्ति की उत्पत्ति हुई और परिवार के निर्माण की स्थिति आई तो पुरुष यह चाहते थे कि एक ऐसी स्त्री हो, एक ऐसी महिला हो जिसका सिर्फ उसके साथ सेक्सुअल संबंध बने, ताकि वह इस बात को सुनिश्चित कर पाए कि जो पुत्र या पुत्री हो रही है वो उनकी अपनी जैविक संतान है और फिर वे उसी जैविक संतान को अपनी संपत्ति दे पाएँ। इस लिहाज से विवाह को या परिवार को वो यह मानते हैं कि एक ऐसी संस्था है जिसमें कि लोग बाध्यकारी रूप से जुड़ते हैं और इसकी बुनियाद में संपत्ति है। आगे चलकर वो इस बात पर जोर देते हैं कि यह जो पूरी स्थिति होती है उसमें साम्यवाद की स्थिति आने पर काफ़ी हद तक सुधार होता है, क्योंकि साम्यवाद में लोगों को बाध्यकारी संबंध में जाने या उसमें बने रहने की कोई मजबूरी नहीं होती है। लोग चाहें तो अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे से मिल सकते हैं और वो चाहें तो एक परिवार के रूप में भी रह सकते हैं, लेकिन उसमें लोगों की अपनी एजेंसी, लोगों की अपनी स्वायत्तता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस लिहाज से जो एंगल्स का पूरा विश्लेषण है एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से मार्क्सवाद में एक नया आयाम जोड़ता है और हम यह कह सकते हैं कि मार्क्सवाद के भीतर जो इस तरह का पूरा विश्लेषण है उसके आधार पर यह उम्मीद की गई कि जो पूंजीवादी देश हैं, जहाँ पर एक स्तर का औद्योगिक विकास हो चुका है, जहाँ पर सामंतवाद से बाहर निकलकर काफ़ी हद तक पूंजीवाद अपनी जड़े गहरे स्तर तक जमा चुका है, वहाँ पर सबसे पहले क्रांति होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले क्रांति सोवियत संघ या जो उस समय रूस था वहाँ पर हुई
और उस क्रांति का जिन्होंने नेतृत्व किया लेनिन, उन्होंने मार्क्सवाद के भीतर कई तरह के संशोधन किए और उन्होंने मार्क्सवाद को इस लायक बनाया कि उसको अलग अलग परिस्थितियों में, यानी कि कम से कम उन्होंने रूस की परिस्थितियों में उसको सही तरीके से लागू करने की कोशिश की और बाद में माओ त्से तुंग ने उसको चीन की परिस्थितियों के हिसाब से ढालने के लिए उसमें कई बुनियादी संशोधन किए। तो मार्क्सवाद इस रूप में कहीं भी लागू नहीं हुआ। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि मार्क्सवाद के भीतर जितने अलग अलग तरह की धारणाओं की हमने बात की, उन सभी धारणाओं पर खुद मार्क्सवादियों के भीतर गहरा वाद विवाद है और उसके आधार पर अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आई हैं और वो सभी मार्क्सवाद का भाग हैं। वो सभी विवाद, वो सभी तर्क वितर्क, वो अलग अलग तरह की व्याख्याएं मार्क्सवाद का एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम जिसे मार्क्सवाद का मूल तत्व बोल सकते हैं, एक ऐसा मूल तत्व जिसके आधार पर जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन ने आगे बढ़ाया, जिसे मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगल्स ने एक वैज्ञानिक तत्व के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने यह कहा कि असल में इसी के आधार पर दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। तो इस रूप में जो मार्क्सवाद है उसके जो मूल तत्व हैं उनमें से कुछ प्रमुख पहलुओं पर हमने बात करने की कोशिश की आज की इस चर्चा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रूप में मार्क्सवाद आलोचनाओं से परे है या उसकी आलोचनाएं नहीं हुई। इसके कुछ बुनियादी अंतर्विरोध हैं, कुछ बुनियादी खामियां हैं और जो सबसे पहली खामी है वह यह है कि मार्क्सवाद को विज्ञान मानने से कई तरह के नकारात्मक नतीजे सामने आए। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है, मैं इस बात को फिर से इंगित करना चाह रहा हूँ कि विज्ञान मानने के कारण कई बार जिन लोगों के पास मार्क्सवाद की व्याख्या करने की अथॉरिटी थी, जो कि 1917 की क्रांति के बाद सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास आ गई, तो उन्हें यह आज़ादी मिली कि वे अपने हर काम को सही साबित करने के लिए यह कहें कि असल में उनके द्वारा प्रस्तुत यह वर्णन या उनकी यह नीति या उनका यह कार्यक्रम मार्क्सवाद के अनुरूप है। और चूंकि मार्क्सवाद एक विज्ञान है और विज्ञान का अर्थ होता है कि इसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, तो उनके इस कदम को सही माना जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन का कार्यक्रम अपनाया जिसमें लोगों से उनकी संपत्ति, निजी संपत्ति छीनकर सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया, तो उस सामूहिक खेती का विरोध करने वाले लोगों के संदर्भ में स्टालिन का यह तर्क होता था कि ऐसे लोग मार्क्स और लेनिन के विचारों से अलग जा रहे हैं, जो कि एक वैज्ञानिक सोच के रूप में हमारे सामने आता है और इसमें जो भी नकारात्मक चीज़ें आ रही वो आनी ही हैं, क्योंकि हमें एक बड़े लक्ष्य साम्यवाद की ओर बढ़ना है। और ऐसे हर व्यक्ति को जिसने कि इस तरह के वैज्ञानिक मार्क्सवाद पर या वैज्ञानिक माने जाने वाले मार्क्सवाद पर सवाल उठाया, उसे संशोधनवादी या फिर गद्दार तक की संज्ञा दी गई। इसमें से बहुत सारे लोगों को की हत्या कर दी गई, बहुत सारे लोगों को सोवियत संघ छोड़कर भाग जाना पड़ा और ऐसा हर देश में हुआ अलग अलग रूपों में। और दूसरे स्तर पर जो सर्वहारा की तानाशाही की अवधारणा है वह स्पष्ट नहीं है। पीछे भी मैंने इसको बताने की कोशिश की कि मार्क्सवाद में यह स्पष्टता नहीं आती है कि वह किस तरीके से इसके आधार पर शासन करने की उम्मीद करते हैं। वो सिर्फ यह बताने की बात कर, वो सिर्फ यह बताते हैं कि सर्वहारा की तानाशाही होगी, वो किन किन तरीके से किन किन लक्ष्यों के साथ काम करेगी, लेकिन उसमें यह बात सामने नहीं आती है कि असल में यह जो पूरा शासन होगा उसमें किस तरीके से अलग अलग मसलों को देखा जाएगा, किस तरीके से इन सभी मसलों को संभाला जाएगा, कैसे लोगों की जो बुनियादी आज़ादी है उसको स्वीकार किया जाएगा। जहाँ तक इन बुनियादी आज़ादियों की बात है और उदारवाद की आलोचना की बात है, तो उस संदर्भ में भी मार्क्सवाद के भीतर एक सीमा देखी जा सकती है। मार्क्सवाद के भीतर जो उदारवाद से आने वाली नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, उनकी बहुत खुलकर तरफदारी नहीं की गई। मार्क्स यह मानते हैं कि कुछ खास स्थिति आ जाने पर ये स्वतंत्रताएं मूल्यवान होती हैं, लेकिन यह विचार कभी भी उनके मुख्य विचार का हिस्सा नहीं बन पाया। यानी कि वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के बारे में यह बात नहीं कहते हैं, समाजवाद का वर्णन करते हुए वो ये बात नहीं लाते हैं, या साम्यवाद के स्तर पर जाकर वो कुछ हद तक इस तरह की बातों को ले आते हैं। लेकिन क्या इस तरीके के अधिकार इतने बुनियादी हैं कि उन्हें
हर तरह के समाज में मान्यता दी जानी चाहिए। बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, सरकार की आलोचना करने की आज़ादी, अपना विश्वास मानने की आज़ादी, ये वो आज़ादियाँ हैं जिन्हें वर्तमान दौर में हर सभ्य समाज में बुनियादी आज़ादियों के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। लेकिन कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद के नाम पर जो पूरा सैद्धांतिकरण हुआ, उस सैद्धांतिकरण में कभी भी इसे मुख्य स्थान नहीं दिया गया। आमतौर पर इसकी यह कहकर आलोचना की गई कि यह एक ऐसे मोटे पर्दे का निर्माण करता है जिसके पीछे बड़े ही आराम से पूंजीवाद का शोषण कार्य करता है। यह आलोचना अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से मार्क्सवाद के भीतर से इन बुनियादी आज़ादियों को स्थान नहीं दिया गया, उसके कारण से मार्क्सवाद के आधार पर शासन करने वाले समाजों में एक गहरे स्तर की विकृति सामने आई। एक अन्य महत्वपूर्ण आलोचना यह भी है कि जो अलगाव की अवधारणा का उभार हुआ, उसने मार्क्सवाद की इस तरह की व्याख्या, जो एक खास तरह की व्याख्या है जिसमें मार्क्सवाद को विज्ञान माना जाता है, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, पूंजीवाद के भीतर शोषण, फिर वर्ग चेतना के उदय, क्रांति, समाजवाद, साम्यवादी, जो पूरी एक श्रृंखला इतिहास के सामने आती है, उसकी आलोचना प्रस्तुत की। और उसने ये कहा कि मार्क्सवाद यानी कि इस तरह के वर्णन से अलगाव से संबंधित उन मार्क्स के लेखन के सामने आने से, जो कि इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में सामने आया था और 1932 में प्रकाशित हुआ था, उसके सामने आने से मार्क्सवाद का एक ही रूप है मोटे तौर पर, भले ही उसमें लेनिन ने कुछ संशोधन किए हों, लेकिन रूप एक ही है जो कि क्रांति की तरफ जाता है और उसके बाद वो साम्यवाद की तरफ जाएगा। इस विचार को काफ़ी गहरी चुनौती मिली, इस विचार को काफ़ी गहरे स्तर पर प्रश्नांकित किया गया। और हमने अलगाव की अपनी चर्चा में यह देखा है कि किस तरीके से बहुत से ऐसे विद्वान उभर कर सामने आए जिन्होंने मार्क्सवाद के इन बुनियादी तत्वों के बजाय इस तरह की व्याख्या पर ध्यान दिया जहाँ पर अलगाव की संकल्पना आती है, और इसके आधार पर उन्होंने एक मानवतावादी विश्लेषण को आगे बढ़ाने का काम किया। यह भी मार्क्सवाद के भीतर जो एक प्रमुख सीमा थी, उससे आगे जाकर एक अलग तरह के मार्क्सवाद की रूपरेखा प्रस्तुत करने का काम करता है। तो अब इस बात को भी माना जाने लगा है कि एक खास तरह का ही मार्क्सवाद नहीं है, बल्कि मार्क्सवाद के अलग अलग रूप हैं। चौथा, इतिहास के अनुभवों से पता चलता है कि पूंजीवाद के स्वरूप, वर्ग संघर्ष, क्रांति के बारे में मार्क्स के विश्लेषण सही साबित नहीं हुए हैं। मिसाल के तौर पर मार्क्स और एंगल्स ने यह माना कि जिन देशों में पूंजीवाद का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, वहाँ सबसे ज़्यादा अंतर्विरोध सामने आएगा और क्रांति वहाँ होगी, लेकिन क्रांति वहाँ नहीं हुई। क्रांति ऐसे देश में हुई जहाँ पर औद्योगिकरण इतने चरम अवस्था तक नहीं पहुँचा था। बाद में क्रांति ऐसे देशों में भी हुई जो मुख्य रूप से खेती के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को संगठित करते थे। तो इस लिहाज से मार्क्स के विचारों की कुछ बुनियादी कमियां सामने आईं। बाद के दौर में हम यह जानते हैं कि कई सारे ऐसे मार्क्सवादी आए जिन्होंने इसी बुनियादी प्रश्न पर विचार किया कि आखिर मार्क्स जिस तरीके से क्रांति के होने की बात करते हैं पूंजीवादी देशों में, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। और इस संदर्भ में ग्राम्सी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, जिन्होंने इसके लिए या इसकी व्याख्या करने के लिए हेजेमनी या वर्चस्व का सिद्धांत दिया। इसके बारे में हम विस्तार से उस समय चर्चा करेंगे जब हम ग्राम्सी के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी जो प्रमुख बात है वो यह है कि बहुत सारे ऐसे देश आए या बहुत सारी ऐसी पूंजीवादी व्यवस्थाओं का उदाहरण सामने आया जहाँ पर मार्क्स की अपेक्षा जो है, मार्क्स का जो एक्सपेक्टेशन है, उससे अलग हटकर पूंजीवाद का विकास हुआ। मिसाल के तौर पर मार्क्स यह कहते हैं कि जैसे जैसे पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था जड़ें जमाती जाएगी, वैसे वैसे समाज दो वर्गों में बढ़ जाएगा और जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिक वर्ग का लगातार शोषण करेगा और इस लगातार शोषण के माध्यम से एक ऐसी स्थिति सामने आएगी कि जो श्रमिक वर्ग है वो सर्वहारा में तब्दील हो जाएगा। फिर सर्वहारा के पास क्रांति करने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से पूंजीवादी देश हैं जहां पर असल में श्रमिकों की स्थिति में भी सुधार हुआ है, जहां पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि श्रमिकों का लगातार सर्वहाराकरण हो रहा है, श्रमिक लगातार वंचना की स्थिति में जा रहे हैं।
तो ऐसे जो देश हैं वो एक तरीके से मार्क्स के पूरे सिद्धांत को झुठलाने का काम करते हैं। और इसमें ऐसा लगता है कि मार्क्स पूंजीवाद के काम करने के तरीके को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, उसके कई तत्वों को वो बेहतर समझ के साथ प्रस्तुत नहीं कर पाए, और इसी कारण से उनके इस पूरे लेखन की सीमा हमारे सामने आती है। तो ये एक जो कमी है वह भी बहुत महत्वपूर्ण कमी है कि मार्क्स यह बताने में नाकाम रहते हैं कि किस तरीके से पूंजीवाद असल में कई स्तरों पर श्रमिकों को अपने हिसाब से काम करने के लिए खुशीपूर्वक तैयार भी कर सकता है, या श्रमिकों की स्थिति भी कई मामलों में बेहतर बना सकता है, जैसा कि बहुत से यूरोपीय देशों या अमेरिका के संदर्भ में हमें दिखता है। लेकिन मार्क्स की इन सारी कमियों के बावजूद हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि मार्क्स एक बहुत महान चिंतक थे, और उनके साथ एंगल्स ने भी बहुत महान कृतियों की रचना की, और उन्होंने अपने समय के समाज को समझने, अपने समय के समाज की व्याख्या करने, पूंजीवाद को समझने की एक नई अंतर्दृष्टि देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब जानते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में ही सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। फिर धीरे धीरे करके जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे जो कि मार्क्सवाद के आधार पर शासन संचालित करते थे, उनका भी काफ़ी हद तक विघटन होता गया। कई देशों ने मार्क्सवादी आदर्श को छोड़ दिया। मोटे तौर पर चीन एक ऐसे देश के रूप में सामने आता है जो कि कम्युनिस्ट सिद्धांतों को मानने का दावा करता है, माओ त्से तुंग के विचारों को भी मानने का दावा करता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने भी बाजारवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से अपना लिया है। हम यह भी देख सकते हैं कि अधिकांश देशों में जो कम्युनिस्ट पार्टियां जो मार्क्स के विचारों का अनुसरण करने की बात करती हैं, वो असल में सीधे तौर पर अब क्रांति की राजनीति में भागीदार नहीं हैं। उनमें से कुछ पार्टियां जो बाद में जैसे माओवादी सिद्धांतों का अनुसरण करने वाली पार्टियां सशस्त्र क्रांति की बात करती हैं, लेकिन मार्क्सवादी पार्टियों ने संसदीय लोकतंत्र को, मिसाल के तौर पर अगर हम अपने देश को देखें तो उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया है, और संसदीय लोकतंत्र के भीतर जो उनकी भूमिका है वो एक सीमित भूमिका के रूप में ही सामने आती है, जहां वो कुछ आम जनता के पक्ष में काम करने वाले निर्णयों को लागू करवाने की बात करते हैं, लेकिन वो क्रांति की तरफ उन्मुख नहीं होते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के बावजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि न सिर्फ अकादमिक स्तर पर बल्कि परिवर्तनकारी समाज की कल्पना करने वाले एक्टिविस्टों और लोगों के भीतर भी कार्ल मार्क्स के विचार और उनके साथ फ्रेडरिक एंगल्स के विचार एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में मौजूद हैं, और यह लगातार लोगों को या विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो किस तरीके से अपने समय के मौजूदा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को आलोचनात्मक तरीके से देख सकते हैं, या उन्हें कैसे इनका आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस अर्थ में ही हमें मार्क्सवाद के बुनियादी तत्वों की समझ बनानी चाहिए, और इस अर्थ में ये काफ़ी प्रासंगिक हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे अभी भी सामाजिक क्रांति का एक साधन मानते हैं, और निश्चित रूप से उन्हें यह मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इस अर्थ में भी मार्क्सवाद काफ़ी हद तक प्रासंगिक है। मार्क्स के बारे में अपनी इस पूरी चर्चा को मैं यही विराम दूंगा। अगली चर्चा में हम मिलेंगे और एक नए राजनीतिक दार्शनिक की बात करेंगे। नमस्कार।